देखिए भाई, किरचॉफ लॉ के हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं, एक ही रह गया उसमें से, फिर वेट स्टोन ब्रिज हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले जो क्वेश्चन रह गया था वो देख लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं करूँ। एक हमें सेल दे रखा है और एक सेल हमें इधर दे रखा है। और यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ भी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। दिस इज ऑफ 6 वोल्ट, 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, इट इज ऑफ 4 वोल्ट, और इसका भी नहीं, इसका 1 ओम है इंटरनल रेजिस्टेंस। और बीच में एक वायर और है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है। ठीक है, इस टाइप से हमें क्वेश्चन किए गए हैं। अच्छा, अभी और भी है। यहाँ इस जगह 5 ओम के रेजिस्टेंस लगे हुए, और इधर 3 ओम के। ठीक है भाई, ओके। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कह रहे हैं फाइंड आउट द करंट इन ईच रजिस्टर। हर एक रजिस्टर में से हमारा कितना करंट गुजरता है, तो वो हमें निकालना है। तो भाई क्या करेंगे हम, भाई दोनों सेल से ही हम करंट निकालते हैं। यहाँ से I1 निकलेगा तो I1 वापस भी आना चाहिए, यहाँ से I2 निकलेगा तो I2 वापस भी आना चाहिए। अभी I1 इधर से निकला, ये नीचे आया होगा, और I2 इधर से निकला, ये ऐसे चलते हुए ऊपर आया होगा। तो इस पॉइंट पे आके अगर इन सारे पॉइंट्स को मैं नेम दे दूं, तो A, B, C, D, E and F। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से दे देते हैं इनको दोनों, ए बी, क्योंकि आगे वो सीधे हिसाब से पूछेंगे हमसे, ए बी सी डी एंड दिस वन इज ई, और ये हमारा है। तो I1 इधर से जब करंट निकली तो F पॉइंट पाई, और नीचे से I2 करंट निकली तो वो भी F पॉइंट पाई। अब जो हमारा करंट इधर जाएगा वो कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा। ठीक है भाई, अभी ऐसे हमारा चला। अब जब ये चला तो ऊपर I1 वापस गए, तो यहाँ से I1 हमारा ऊपर चला गया होगा, यहाँ से I2 हमारा नीचे आ गया होगा। ठीक है, तो भाई हमारा फाइंड आउट द करंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर। तो भाई इस रजिस्टर से, इस रजिस्टर से और इस रजिस्टर से कितनी करंट हमारे पास हो रही है वो हमें निकालनी है। तो सिंपल है, किरचॉफ लॉ लगाएंगे हम यहाँ पर, अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन मैश 1, और फिर ऐसे दूसरे में भी लगाएंगे हम, अप्लाइंग कैसे लगता है अभी। यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो पॉजिटिव से नेगेटिव पे अगर आप जा रहे हो तो 6 का आएगा माइनस का। फिर जब आप अब 2I1 क्या हो गया, आप तो करंट की अपोजिट डायरेक्शन में हो, करंट ऐसे आ रही है और आप ऐसे जा रहे हो, क्योंकि आप तो क्लॉकवाइज जा रहे हो ना। तो ये हमारा जो 2I1 है, जब हम अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो काय का साइन आता है अभी, पॉजिटिव। ऐसे नीचे आओगे तो ये 3I1, ये भी काय का आएगा, पॉजिटिव। अब आप ऐसे चले अब इधर C पे आ गए। अब C से जब F पे जा रहे हो तो इस जगह पे इस बार करंट है हमारी I1 प्लस I2, तो 10 × I1 प्लस I2 होगा। और हमारे अपोजिट डायरेक्शन में हो तो साइन अभी पॉजिटिव पे आएगा। अब ऐसे चलोगे, ठीक है भाई। अब आप फिर ऊपर आए, यहाँ पे प्लस पे आएगा फिर 5, और यहाँ पे इस बार करंट I1 है तो I1 आ जाएगा और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, हमारी I1 और I2 के टर्म्स में एक रिलेशन निकल कर आएगी। ऐसे ही हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ लॉ इन मैश 2, अप्लाइंग
किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन मैश 2। इसके अंदर भी देखो, जल्दी से कर लेते हैं। ये ऐसे जा रहे हो तो नेगेटिव से पॉजिटिव पाए तो हमारा EMF 4 ही आ जाएगा पॉजिटिव का। फिर 5 ओम पर आप आओगे तो सेम डायरेक्शन में हो तो माइनस का 5I2 हो जाएगा। फिर ऐसे ऊपर से चलोगे तो आप सेम डायरेक्शन में हो तो माइनस का 10 × I1 + I2 हो जाएगा। फिर ऐसे चल के आप नीचे आएंगे तो माइनस का 3I2 हो जाएगा। फिर ऐसे चल के आप इधर आओगे तो 1 माइनस का 1 × I2 हो जाएगा इक्वल्स टू 0 हो जाएंगे। तो इस टाइप से एक हमारी ये रिलेशन निकल कर आई जो कि I1 एंड I2 के टर्म्स में सिंपल है। यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करके इक्वेशन 1 को और 2 को सॉल्व करके I1 एंड I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है भाई। अब आगे क्या करें, फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर। ये जो हमारा 10 ओम वाला रजिस्टर है इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो सिंपल सी बात है, V = IR होता है। ये हमारा भाई पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, तो भाई V = करंट कितना I1 + I2 और इनटू रेजिस्टेंस कितना 10। अब I1 एंड I2 की वैल्यू आपने निकाल ली है तो यहाँ से हमारी करंट भी आ जाएगी और वोल्टेज भी आ जाएगी जो कि वोल्ट में आएगी। और थर्ड पार्ट में हमसे क्या करें, फाइंड आउट VA - VD। अभी देखो ये क्या होगा, VA A पॉइंट ये है और D पॉइंट ये है, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो कैसे चलेंगे, वैसे ही ये वाला रास्ता ले लेते हैं। ऐसे जाओ A से F पर, F से C पर और फिर C से D पर, जैसे हमने कल बताया था जब हम कैपेसिटर वाला आपको करा रहे थे। तो जरा शुरुआत करते हैं। तो देखो कैसे आएगा, पहले चलते हैं VA मीन्स पोटेंशियल एट VA। फिर आप सेम डायरेक्शन में चल रहे हो करंट की तो आएगा माइनस का 5I1। फिर आप ऐसे आ गए करंट के सेम डायरेक्शन में हो तो माइनस का 10I1 + I2। फिर ऐसे आप चल के नीचे आएंगे तो वो भी माइनस के आना है तो माइनस का 3I2 और इक्वल्स टू VD के बराबर ही तो होगा। तो VA - VD निकालना है तो VA - VD आ गया भाई। इन सारी टर्म्स को आप उधर भेज दीजिए। तो ये 5I1 + 10I1 + I2 एंड प्लस 3I2। I1 एंड I2 की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं तो यहाँ से हमारा VA - VD निकल कर आ जाएगा। बताइए भी क्लियर हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, आज कुछ स्कूल वगैरह में कुछ हो रहा है, कहाँ है सारे बच्चे गायब आज, कुछ मालूम है? ये फिर वही वाली बात होगी जो मैंने कल कहा था। ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लगे बात देखिए समझ में आए, बताएं कहीं से अगर छूट गया आपका। देखो बी वाले पॉइंट से हमने क्या कहा है, बी वाले पॉइंट में हमसे क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 10 ओम रजिस्टर। जो 10 ओम वाला रजिस्टर है इसके अक्रॉस कितना हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो V का फॉर्मूला हम जानते हैं ना, V = IR होता है, तो वही लगाया हमने यहाँ पे। तो V = I। अब यहाँ से करंट कितनी पास हो रही है, I1 + I2, तो I की जगह पे I1 + I2 हो जाएगा।
और आर रेजिस्टेंस कितना है 10, तो ये आ गया। I1 एंड I2 की वैल्यू तो आप लोग खुद ही सॉल्व करके निकाल सकते हो ना, तो वो हमने निकाली नहीं है, यहाँ पर पुट कर देंगे तो V की वैल्यू आ जाएगी। अब थर्ड पॉइंट में हमसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि फाइंड आउट VA माइनस VD, है ना, मतलब A पॉइंट और D पॉइंट इनके बीच में हमारी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है। तो कैसे चलेंगे, ऐसे समझो कि जैसे आप इस रास्ते को ऊपर चल रहे हो, तो भाई पहले रास्ते में VA पड़ा तो हमने VA लिख दिया, यहाँ पे ऊपर VA पड़ा तो VA लिख दिया। फिर आप जिस डायरेक्शन में आप ऊपर से नीचे आ रहे हो उसी डायरेक्शन में करंट भी आ रही है I1, तो माइनस का साइन आएगा, क्योंकि जब आप सेम डायरेक्शन में होते तो माइनस का साइन लेते हैं, तो माइनस का 5I1 हो जाएगा। आगे फिर आप ऐसे सीधे गए, क्योंकि आप ऐसे और ऐसे चल के नीचे आने वाले हैं, तो फिर आप ऐसे सीधे गए तो फिर माइनस का ही हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन नहीं है, सेम डायरेक्शन है, तो माइनस का 10 इंटू I1 प्लस I2 हो जाएगा। ऐसे फिर आप नीचे आओगे तो माइनस का 3I2 हो जाएगा, इक्वल्स टू भाई ये वाले रजिस्टर ने, ये वाले रजिस्टर ने, ये वाले रजिस्टर ने जो हमारी वोल्टेज खाई होगी, अब एंड में जो बची भी आएगी तो वो D के बराबर ही तो आएगी, तो इक्वल्स टू हमने D लिख दिया। VD इधर ले आए, इन सारे टर्म्स को उधर भेज दिया, तो सब जाके पॉजिटिव हो गई। I1 एंड I2 की वैल्यू जब आप ऊपर से निकाल चुके होंगे तो वो यहाँ पुट कर देना, तो VA माइनस VD हमारा आ जाएगा। बताइए क्लियर? ओके, नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर व्हीटस्टोन ब्रिज। वैसे तो व्हीटस्टोन ब्रिज हमने पहले भी क्वेश्चंस कर रखे हैं उसके ऊपर, लेकिन टॉपिक उसका अब आया है। देखिए समझिए इसको ध्यान से, तो पहले फिगर देख लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज दिखने में कैसा होता है। ऐसा तो सबने देख ही रखा है, देखिए इधर रेजिस्टेंस होता है, एक इधर रेजिस्टेंस होता है, एक इधर होता है और एक इधर होता है, और एक बीच में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में एज अ रेजिस्टेंस हमने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, जो कि हमें करंट की रीडिंग बताता है भाई। ठीक है, और की भी लगा दिया हमने यहाँ पर। ओके, यहाँ पे एक की लगा रखी है, दिस इज की K2, और ये हमारा किससे कनेक्टेड होगा भाई, सेल से कनेक्टेड होगा, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, यहाँ पे भी एक की लगा रखी है, ये की होगी हमारी K1। दिस इज पॉइंट A, B, C एंड D, और इन रजिस्टर के जो हमने नाम दे दिया अपने पास ही P, Q एंड R, ऐसे हमने नाम दे दिए। अच्छा जी, ठीक है, इसमें काफी बात है। अभी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अभी थोड़ी देर के बाद करेंगे, पहले समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस। पहला पॉइंट क्या है कि भाई व्हीटस्टोन ब्रिज जो है कोई अननोन रेजिस्टेंस का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। मतलब कि भाई इन चारों में से 3 रेजिस्टेंस जो है वो हमें नोन होंगे, हमें मालूम होंगे, और कोई एक पता नहीं होगा और हम वो एक पता लगा सकते हैं। ठीक है, मेन व्हीटस्टोन ब्रिज का ये काम है। सेकंड पॉइंट क्या है कि ये जो हमारी आर्म है, कौन सी आर्म, AB एंड BC, AB एंड BC, these are called ratio arms। ठीक है, AB और BC को हम क्या कहते हैं, रेशो आर्म कहते हैं, रेशो आर्म। ठीक है, और हमारी ये जो AD आर्म है, AD, इसकी वैल्यू हमें पहले से मालूम होगी। AD आर्म जो है वो, इसको हम क्या कहते हैं, नोन आर्म। तो ज्यादातर केसेस में जिस भी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता लगानी होगी
तो उसको हम ये वाले पॉइंट से, है ना, एस पे रखते हैं ज़्यादातर हम। जिस मतलब कोई सा भी हमें रेजिस्टेंस गिवन है जिसकी हमें वैल्यू पता लगाने के भी वो कितना रेजिस्टेंस है, तो उसको हम यहाँ रखते हैं, क्योंकि एस वाली जो है हमारी अननोन आर्म होगी। ठीक है भैया। अच्छा, ए सी एंड बी डी ये जो है इनको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट आर्म कहते हैं, आमने सामने वाले। ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी, दीज आर कॉल्ड कॉन्जुगेट आर्म। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो क्या कह रहे हैं, इट स्टेट्स दैट if 4 resistance P, Q, R, S are connected in the form of bridge, then the bridge is said to be balanced if P upon Q is equals to R upon S। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हमारे 4 रेजिस्टेंस इस टाइप से लगे हुए हैं अगर, तो वो जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है बैलेंस कहलाएगा कब, जब इसका अपॉन इसका रेशो इक्वल होगा इसके अपॉन इसके रेशो के, मीन्स P अपॉन Q R अपॉन S के बराबर होगा। ये पहले भी हम कर चुके हैं क्वेश्चन इसके ऊपर। कह रहे हैं इन बैलेंस्ड कंडीशन, जब हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होगा उस समय क्या बात है कि करंट फ्लोइंग इन गैल्वेनोमीटर विल बी इक्वल टू 0। जब हमारा ब्रिज बैलेंस होगा, मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो जो हमारी करंट है वो B से D वाली आर्म में नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि उस समय क्या होगा, जो मेरा पोटेंशियल B पॉइंट पे है वही मेरा पोटेंशियल D पॉइंट पर होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VB एंड VD क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। जब V की वैल्यू 0 है तो I की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। इस टाइप से होता है। अब जरा मैं इसका यहाँ तक बात हमारी क्लियर हुई। ये जो हमारी कंडीशन है P अपॉन Q R अपॉन S, ये निकल के कैसे आया, तो अब मैं आपको इसका प्रूफ करके दिखाता हूँ कि अगर हमारी यहाँ से जो करंट है उल्टा लेके चलते हैं, तो अगर हमारी यहाँ से गैल्वेनोमीटर से करंट 0 अगर पास हो रही है तो हमारा इसका अपॉन इसका रेशियो इसके अपॉन इसके रेशियो के बराबर होगा। तो हम उल्टा आपको इस चीज का प्रूफ करके दिखाते हैं, देखो कैसे करेंगे। तो पहले करंट का हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं बेस में। देखिए, हमने माना कि भाई हमारे यहाँ से तो फिलहाल जो भी करंट निकल रही होगी उसको अभी भूल जाओ। यहाँ पे 2 जगह करंट हमारे डिवाइड होंगे, ठीक है। तो इस जगह पे I1 करंट भेज दीजिए। और देखो, ये जरूरी नहीं है जिस टाइप से मैं करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ वैसे करो, थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, बस सही होना चाहिए। अगर मान लीजिए I करंट आई है जिसमें से I1 इधर चलेगी, तो नीचे ऑब्वियस की बात है कि I माइनस I1 आई होगी, ठीक है। अब I माइनस I1 इधर आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ से I1 जब लेके चलेंगे तो ये B पॉइंट पे अब हमारी करंट जो है वो डिवाइड होनी है। तो हमने माना कि भाई इधर गैल्वेनोमीटर में जो हमारी करंट आई उसको हम IG कह देते हैं, है ना, करंट इन द गैल्वेनोमीटर। तो IG इधर नीचे आ गई। अब I1 ऐसे है और IG नीचे आ गई, तो इधर कितनी आई होगी सर, वेरी गुड पूजा, I1 माइनस IG हमारी इधर आ गई होगी, ठीक है। अब हम यहाँ से I माइनस I1 को लेकर चल रहे हैं, ऊपर से जब हमने की क्लोज कर दी होगी तो ऊपर से IG भी यहाँ पे हमारी आके मिली होगी। अभी ये भी कोई क्लोज है, कभी बोला अरे सर करंट घुमा रहे हैं और ये तो बंद ही नहीं कर उन्होंने। तो IG नीचे आया और I माइनस I1 इधर आया, तो यहाँ से जब हमारे चल के D से C पे जब आएगी करंट तो वो हो जाएगी I माइनस I1 और प्लस IG, क्योंकि IG वाली एड अप हुई है इसमें। अब जरा देखो, अब यहाँ से आप लेके जा रहे होते
तो यहाँ से I माइनस आई वन प्लस आई जी और वो I1 माइनस आई जी, तो ये आपस में सम होके खाली क्या बचेगा, I ही बचेगा। तो इसका मतलब I करंट निकली थी और I ही हमारी वापस भी आ गई अभी। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब मैं आपको इसका प्रूफ बताता हूँ, समझिए। देखो ध्यान से कैसे करेंगे इसका प्रूफ, किरचॉफ लॉ से करेंगे। तो दिस इज आवर mesh 1 and it is mesh 2. So applying Kirchhoff voltage law or Kirchhoff second law in mesh 1, जरा घुमाते हैं इसे, देखो कैसे घूमेगा इसमें। देखिए कहीं से भी शुरुआत कर लो भाई, आप ऐसे घूम रहे हैं तो माइनस का I1P हो जाएगा, नीचे आएंगे तो माइनस का IG हो जाएगा, फिर ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो प्लस का I माइनस I1 R हो जाएगा एंड इट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई। अब हमने आपको क्या बात बताई कि हमारा जो करंट है वो अगर ये 0 है तो मैं ये प्रूफ करने वाला हूँ कि P अपॉन Q R अपॉन S के बराबर होगा। तो जब हमारी IG की वैल्यू 0 होगी तो मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूंगा, तो ये वाली मेरी पूरी टर्म गायब हो जाएगी। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, माइनस का I1P प्लस का I माइनस I1 R इक्वल्स टू 0। मुझे स्पीड तो ठीक आ रही, बाकी कोई और बताइए। वॉइस क्लियर है, ब्रेक हो रही है? हाँ हो गया होगा, कोई नहीं। चलो तो अभी तो फिलहाल क्या लगा रहे हैं, हमने क्या बताया कि IG की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। सर IG की वैल्यू 0 पुट कर दी, क्यों कर दी है आपको मालूम ही है, क्योंकि भाई हमने उल्टा प्रूफ करना है इसमें कि भाई जब हमारी गैल्वेनोमीटर से 0 करंट पास हो रही होगी तो उस केस में P अपॉन Q R अपॉन S के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारा ये वाली टर्म 0 होगी, तो माइनस का I1P इंटू मतलब प्लस ही हो गया। तो इक्वेशन को जरा और सही से लिख लेते हैं। तो I1P इक्वल में भेज देते हैं, तो I1P इक्वल से क्या आ रहा है, I माइनस I1 R आ रहा है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब ऐसे ही लगाएंगे हम अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन मैश दूसरा वाला। अब दूसरा वाले में क्या होना है, घुमा देते हैं भाई, यहाँ से शुरू करो। तो माइनस का ही आएगा I1 माइनस IG इंटू Q। अब C से जब आप D पे आ रहे हो तो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो प्लस का ले लेंगे, I माइनस I1 प्लस IG इंटू F। फिर नीचे से ऊपर आएंगे तो आप पॉजिटिव ही लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है क्योंकि। तो IG इंटू G इक्वल्स टू 0। यहाँ पे G जो है ये मेरा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। कभी आप कुछ बोले तो ये क्या लिखा है, ठीक है, इसलिए हम करंट जो है IG मानी थी तो उससे हमने मल्टीप्लाई करा। अब देखो इसके अंदर भी हम IG की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो भाई IG G वाली टर्म तो ये गायब भी हो जाएगी 0 के, और यहाँ पर भी जहाँ जहाँ IG है वहाँ 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आया माइनस का I1Q प्लस I माइनस I1 S इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या निकल कर आ रही है बात, I1Q इज इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू S। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। ओके, अब आपको दिख ही रहा होगा क्या करना है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, I1P अपॉन I1Q इज इक्वल्स टू I माइनस I1 R अपॉन I माइनस I1 इंटू F। I माइनस I1 से I माइनस I1 भी गया, I1 से I1 भी गया। तो यहाँ से हमारा क्या इम्प्लाई हो रहा है कि P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन F। ये देखो हमारी बात प्रूव हो गई क्या। तो जब हमारी करंट गैल्वेनोमीटर से 0 पास हो रही होगी तो उस केस में हमारा ब्रिज बैलेंस्ड होगा, और उसकी कंडीशन क्या है, P अपॉन Q R अपॉन S। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब हमारा P अपॉन Q R अपॉन S के बराबर होगा देन द IG विल बी इक्वल टू
0। बताइए भाई, सबको ये डेरिवेशन क्लियर है? बहुत सिंपल से डेरिवेशन है। ओके, और बाकी सबको? अगर कुछ नहीं आया तो आप पूछ सकते हो मुझसे, अलंकृता। ठीक है भाई, आगे आते हैं। चलो उसका भी ध्यान देते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज की कुछ कंडीशन भी है। क्या कह रहे हैं? पहली कंडीशन क्या है? व्हेन ब्रिज इज, अच्छा सॉरी, व्हीट स्टोन ब्रिज इज द मोस्ट सेंसिटिव इफ ऑल द 4 रेजिस्टेंस आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। कि हमारा जो ब्रिज है वो मतलब हाईली सेंसिटिव माना जाएगा कि अगर क्या हो कि P, Q और R और F की जो वैल्यू है हमारी वो क्या हो, सेम हो। देखो P अपॉन Q, R अपॉन F है, अगर सबकी वैल्यू सेम हो जाएगी तो 1 और 1 इक्वली आएगा, तो बात हमें मालूम ही है, ब्रिज हमारा बैलेंस्ड होगा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हमारा सेम होगा ना, हाईली सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज हाईली सेंसिटिव है, इसका मतलब ये होता है कि उसमें अगर आप थोड़ा सा भी चेंज करो तो रिजल्ट में वो आपको बहुत ज्यादा चेंज दिखाए, तो उस चीज को हम हाईली सेंसिटिव होना कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ब्रिज है वो हाईली सेंसिटिव सब कहलाएगा जब P, Q, R, F इन सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होगी। ठीक है, ये लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट, देखो इसके अंदर। तो यहाँ पे P इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू R इज टू F, तो ये वो कंडीशन है व्हेन ब्रिज इज हाईली सेंसिटिव। अरे कहते हैं ना हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव है, थोड़ा सा भी कुछ अगर लगा लें हम क्रीम्स वगैरह तो क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है ना, पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं। तो जिन लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है तो क्या हुआ, तो थोड़ा सा ही तो कुछ करा था और जो उसमें हमारा जो रिजल्ट निकल कर आया वो बहुत ज्यादा निकल कर आया। तो वही चीज है, ऐसे ब्रिज का अपना हिसाब है कि भाई हम थोड़ा सा भी चेंज करेंगे रेजिस्टेंस के अंदर, किसी में भी थोड़ा सा कम बढ़ती करेंगे तो जो रिजल्टेंट जो निकल कर आएगा वो बहुत ज्यादा चेंज हमें देगा। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इफ अ स्मॉल चेंज, वही बात है जो मैंने आपको बताया, कह रहे हैं इफ अ स्मॉल चेंज इन रेजिस्टेंस produces a large deflection in galvanometer then it is said to be highly sensitive। मतलब कि अगर हमारा जो ब्रिज है उसमें किसी भी रेजिस्टेंस में अगर आपने थोड़ा सा भी चेंज करा तो जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसकी वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा, जो हमारी होती है ना जो पॉइंट होता है उसका ना, तो वो आपको बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन देगा, तो उस केस में हम उसको हाईली सेंसिटिव कहते हैं। यहाँ पे बात खत्म होती है। अब व्हीट स्टोन ब्रिज के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। अच्छा 1 मिनट वेट कीजिए।
ठीक है भाई, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, एक विडस्टोन ब्रिज गिवन है हमें इस टाइप से। इस पर हमने टफ क्वेश्चन करके छोड़ दिया तो कुछ भी नहीं है, देख लो। तो ये 36 हो गया, प्लस माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है भाई, इसे 2 ओम। ओके, यहाँ से हमारा निकल कर आया, ये ऐसे गया। कितने, ये 4, 8 और ये 6 है, तो ये 12 है, और भाई बीच वाला 5 है। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अच्छा भाई, बस और कुछ। चलो तो देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये जो हमारा सर्किट है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए भाई। बता देंगे, ये भी है। देखो भाई, देख के पता चल रहा है कि ये जो हमारा ब्रिज है ये बैलेंस्ड है या नहीं है, बैलेंस्ड है, देख लो। बिल्कुल शाबाश। 4/8 P अपॉन क्यू R/F के बराबर होता है, तो यहाँ पे P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R/F लिखते हैं। तो यहाँ से P 4/Q 8 है, R 6/12 है, तो बोथ आर कमिंग इक्वल। तो ये दोनों हमारे बैलेंस्ड हो गए। अब जब ये हमारे बैलेंस्ड हो जाएंगे तो ये जो हमारे बीच वाला जो रेजिस्टेंस है, क्या इसके अंदर करंट जाएगी 5 एम्पियर वाले के, इसमें नहीं जाएगी। तो मतलब ये जो है बस ऐसी शो पीस है, दिखाने के लिए दे रखा है, इसका कोई काम है नहीं यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, अब इसको गायब करो। तो ये जो 4 और 8 है ये आपस में सीरीज में हो गए, 4 इज इन सीरीज विद 8, और ऐसे ही वो 6 और 12 भी आपस में सीरीज में हो गए, और ये ऊपर वाला वायर और नीचे वाला वायर आपस में पैरेलल में है। तो भैया 4 + 8 कितना है 12, और 6 + 12 ये हो गया 18। अब दोनों पैरेलल में है तो सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई करिए। ये ट्रिक लगाते हैं हम, तो बार बार कौन सा करेंगे, वो तो लंबा मेथड है। उनको मल्टीप्लाई करो, नीचे दोनों का आराम से ऐड कर दो। तो ये बैठेगा कितना भाई, नीचे तो आ रहा है ये 30, और ऊपर जो सॉल्व करके आएगा हमारा 1 2 8 8 2 16, 8 1 8 96, 2 और 1 तो 6 11 2 1 6। ठीक है, 30 से उड़ा दिया पूरा, 30 से जा रहा है 3 7 21 3 2 6। तो भी यहाँ से हमारा 7.2 आ गया। एक सेकेंड का,
जी देखिए, तो यहाँ से हमारे जो सॉल्व करके आ रहा है तो 7.2 आ रहा है अभी, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। लेकिन ये अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं हुआ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो अब आएगा भाई। ये जो ओवरऑल व्हीट स्टोन ब्रिज सॉल्व होकर 7.2 आया, और ये 2 अपना नीचे छुटकू ये भी तो है, तो 7.2 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा, 9.2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस आया अभी। तो पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं फाइंड आउट द टोटल करंट सप्लाइड बाय द सेल। ठीक है, हमारा ये जो सेल है इसने टोटल कितने करंट दिए, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल्स टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। जी जी, तो ये 36 हो जाएगा और अपॉन 9.2 हो जाएगा। और बाद में कहना है VB माइनस VD बताइए। ठीक है, सॉल्व कर लेना था। और कहने फिर फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D, VB माइनस VD। अब वैसा हमें मालूम है कि भाई VB माइनस VD किसके बराबर होगा, 0 के है। लेकिन भाई उन्होंने पूछा है तो चुपचाप अगर आप ऐसे बता दोगे कि भाई 0 के बराबर होगा तो फिर नंबर कौन सा देंगे, तो नंबर चाहिए अगर तो थोड़ा सा घुमा फिरा के बताना पड़ेगा इन्हें इनकी भाषा में। तो जरा हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं, सी वाला पार्ट। देखो कैसे होगा भाई, VB माइनस VD को निकालने का दूसरा तरीका यह है कि आप VA माइनस VB निकालिए और VA माइनस VD निकालिए और फिर उनको आपस में माइनस कर देंगे तो VB माइनस VD आ जाएगा। अब VA माइनस VB कैसे निकालोगे, तो जरा समझते हैं। भाई 36 वोल्ट हमारी पोटेंशियल यहाँ से निकल कर आई है, तो ऊपर वाले AC वाले वायर में और नीचे वाला जो AC जो ADC से होकर गुजरता है और जो ऊपर ABC से होकर गुजरता है, दोनों में 36 से गई होगी क्योंकि हमारी पैरेलल के अंदर सेम होती है पोटेंशियल। तो ऊपर भी 36 गए, नीचे भी 36 गए, लेकिन हमें तो 36 तो पूरे का है ना, A से लेकर C तक। हमें तो बस खाली A से B तक की चाहिए पोटेंशियल। तो क्या लगा देंगे यहाँ पर, रेशियो मेथड। भाई V और R दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका और इसका रेशियो, अगर मैं इसको R1 कहूँ इसको R2 कहूँ, तो इसका जो रेशियो है R1:R2 जो है वो 4:8 है, तो V का भी रेशियो ये होगा। ठीक है, अगर मैं इसको कहूँ V1:V2 का रेशियो, तो वो भी तो 4:8 ही आएगा। तो V1 की वैल्यू पता लगानी है, तो V1 क्या हो गया, 4 ऊपर आएगा, अपना रेशियो ऊपर आता है, डिवाइड में क्या बात कह दी पूछा, क्या बात है, 4/12 इंटू टोटल 36 हो गया, 12 3 36 3 4 12, तो 12 वोल्ट आ गया भाई हमारा। ये V1 मैंने कह दिया, एक्चुअल में ये क्या है, VA माइनस VB है। और ऐसे ही VA माइनस VD भी निकाल लेंगे। VA माइनस VD क्या होगा, इसका और इसका रेशियो क्या है, 6:12, तो 6 आएगा ऊपर और दोनों का सम मीन्स 18 आएगा नीचे और मल्टीप्लाई बाय 36। अच्छा भाई, हाँ तो ये हो जाएगा 18 2 36 और 6 2 12। लो भैया ये कोई बात ही नहीं, दोनों में 12 वोल्ट ही आ रहा है, वो तो हमें मालूम है आ नहीं था। VA माइनस, देखो VB माइनस VD निकालना है ना, तो VB माइनस VD को मैं क्या लिख सकता हूँ, VB माइनस VD को मैं लिख सकता हूँ VA माइनस VD माइनस VA माइनस VB। अरे समझो जरा, VA माइनस VD में से जब मैं VA माइनस VB माइनस करूंगा तो VA से तो VA गया ना, तो VB पॉजिटिव हो गया, तो VB माइनस VD तो बचा, और VA माइनस VD की वैल्यू भी 12 थी और VA माइनस VB की वैल्यू भी 12 थी, तो 12 माइनस 12 0 वोल्ट हमारा यहाँ से निकल कर आ गया। चलिए, आई थिंक अभी हमारे पास है टाइम, तो इसके बाद 2 क्वेश्चन तो भी और बनते हैं। ठीक है भाई, हाँ पहले तो बताइए सबको क्लियर है, लास्ट को समझ में नहीं आया ना, रेशियो मेथड वाला। अच्छा, देखो सुनो, ये वाली
VB माइनस VD। देखो देखो देखो, कोई नहीं देखो भाई, VA माइनस VD, ठीक है। फिर अगर मैं VA माइनस VB माइनस कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा? इसको मैं यहां से हटा देता हूं, तो ये हो जाएगा VA माइनस VD और माइनस का VA प्लस का VB, जिसको मैं लिख सकता हूँ फिर VA से VA गया, VB पॉजिटिव है तो वो आगे लिख देता हूँ और VD नेगेटिव है। तो VB माइनस VD को हम ये कह सकते हैं VA माइनस VD माइनस VA माइनस VB। तो ये तो लाइन लिखी है, बस वो मैंने थोड़ा सा एक स्टेप खा गया यहाँ पर कि VB माइनस VD को हमने क्या लिखा, VA माइनस VD और माइनस VA माइनस VD, क्योंकि वैल्यूज तो हमने ये निकाली थी ना, VA और A और B के बीच का अपना पोटेंशियल डिफरेंस, A और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसी के टर्म्स में तो B माइनस D निकाल पाओगे। तो सिंपल है, VA माइनस VD की वैल्यू 12 आई थी, VA माइनस VB की वैल्यू भी 12 थी, तो 12 माइनस 12 कर दोगे तो VB माइनस VD की जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि किसको किस में से माइनस करना है? तो हम लोगों को पहले देख लिया था, है ना। बिल्कुल ऐसा समझ के चलो ना कि आपको पहले से आंसर मालूम है, ये आंसर 0 आना है, ये भी मालूम है। दूसरी बात कि भाई VB माइनस VD बनाना है, तो मैं VA माइनस VD में से VA माइनस VB माइनस करूं या फिर VA माइनस VB में से VA माइनस VD माइनस करूं। तो मैंने ये देखा कि VB पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव यहां से कब निकल के आ सकता है, जब मैं इसको माइनस में लूंगा। बताओ क्लियर है या नहीं है? सिंपल सी बात है वैसे तो भाई। हाँ, VA माइनस VB की वैल्यू हमें मालूम थी, VA माइनस VD की मालूम थी, लेकिन ये कौन सा पूछी गई है? VB माइनस VD की पूछी गई है। तो वो हमने इन्हीं के हिसाब से इसको इस तरीके से एडजस्ट करा तो वो हमें VB माइनस VD की वैल्यू दे रहा है। चलिए आगे बढ़े, बाकी सबको क्लियर है? हाँ जी पूजा, क्लियर है ना? ठीक है, ठीक, ओके चलो। चलो एक क्वेश्चन और देखो, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों के लेवल का है, मीन्स तो बोर्ड के लेवल का है। हाँ बोला था सर हमारा लेवल कौन सा है? बोर्ड के लेवल का क्वेश्चन है। अभी क्या है इसके अंदर? 3 3 3, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है कि टेस्ट वगैरह में भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा अपने स्कूल में, जब टेस्ट लेंगे वो, ठीक है। और तो ये 3 ओम, दिस इज 3 ओम, ये भी 3 ओम है। यहाँ पे क्या किया गया भाई, देखो ये PQ RS होता है ना, ये R है, ये जो हमारा S वाला जो रजिस्टर है इसके तो पहले उन्होंने वैल्यू नहीं दी हमें। अच्छा दे दिए, अच्छा 4 ओम देते भी हैं, इसकी वैल्यू 4 ओम दे दी। और करा क्या कि इसके अक्रॉस पैरेलल में एक वायर और लगा दिया जिसका अपना भी कुछ रेजिस्टेंस है, और उस रेजिस्टेंस को हम मान लेते हैं X। समझ में आ रही है कुछ बात? 3 3 3, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 4 था, लेकिन उसके कहने पैरेलल में आपने क्या लगा दिया? X लगा दिया। तो कहना है अब ये बताओ X की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस्ड हो जाए। तो जरा थोड़ा सा, और ये भी, ये कुछ नहीं है यहाँ पर, इससे कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ पर खाली पैर लगा है हमारा जी। तो किसी के कुछ समझ में आ रही कहानी? सोचिए ध्यान से, रखिए से। देखो समझो भाई, ये हमारा ब्रिज बैलेंस होगा तो
व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब होता है ना? बैलेंस कंडीशन क्या होती है? बैलेंसिंग कंडीशन होती है P/Q शुड बी इक्वल्स टू R/S। ठीक है, P की वैल्यू 3 है, Q की वैल्यू भी 3 है, R की वैल्यू भी 3 है, तो S की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से बताओ? 3 आ रही है निकल कर। तो इसका मतलब 4 और ये X इनका टोटल मिला के जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो सिंपल, वो दोनों पैरेलल में है तो उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा? 4 × X अपॉन 4 + X, और जो कि इक्वल टू होगा 3 के। तो यहाँ से हमारी X की वैल्यू आ जाएगी 4X इक्वल्स टू 12 + 3X। तो यहाँ से X की वैल्यू आ रही है भाई 12 ओम। दैट मीन्स we should connect the resistance of 12 ohm in the parallel of 4 ohm to balance the Wheatstone bridge. चलिए, वैसे तो एक क्वेश्चन और रह गया है, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। चलिए रहने देते हैं आज के लिए इतने। कल जो देखो हमारा होगा भी, कल 2 क्वेश्चन करने के बाद, कल तो संडे है, मंडे देखते हैं। फिलहाल जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो नेक्स्ट क्लास में हमारे ये 2 क्वेश्चन रह गए, ये कंप्लीट करेंगे हम व्हीटस्टोन ब्रिज से, जो कि आपको वैसे भी मालूम है लेकिन मैं करा दूंगा। फिर उसके बाद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है स्लाइड वायर मीटर ब्रिज या फिर मीटर ब्रिज। ठीक है, फिर उसी से ही एक नेक्स्ट लेवल पर हम बढ़ के पोटेंशियोमीटर पर आएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिशन के लेवल के लिए भी और 12th के लिए भी। फिलहाल फिजिक्स की क्लास में आज इतने। ओके।